चरस, गांजा, अफीम, भांग, जर्दा, शराब, तंबाकू, स्मैक और कोकीन। कुछ लोगों की यही जिंदगी है। जी हां, नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है। एक ऐसी बुराई जो हर सभ्यता, संस्कृति, समाज और राष्ट्र में पैर पसार कर अपना स्थान रखती है। कहीं धार्मिक मान्यता के नाम पर झूठी कहानी गढ़कर तो कहीं सुकून और शांति का हवाला देकर। लेकिन सत्य इन सभी नैरेटिव से दूर और नशे के खिलाफ है। उस नशे के खिलाफ जो व्यक्तित्व विनाश से प्रारंभ हो, निर्धनता और असमय मृत्यु पर खत्म होता है। कारण जो भी हो, शुरुआत कैसे भी हो, लेकिन अब इस पर रोक लगाना जरूरी है। नशे को मिटाना जरूरी है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चैनल समाधान विद जनरल वत्स पर। आज हम पूर्व सांसद, खाप थिंकर और सामाजिक कार्यकर्ता जनरल डीपी वत्स के साथ नशे के विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ रहेंगे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेखू बिश्नोई, कम्युनिटी मेडिसिन से डॉक्टर पूजा कटारिया और नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे विपिन शर्मा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सानिध्य में डी एडिक्शन सेंटर हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। जैसा कि हम सबको पता है, नशे का इस्तेमाल सदियों से है। हिंदू स्क्रिप्चर में भी सोमरस का जिक्र है कि सेलिब्रेशंस के टाइम आर्यन इसका इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया की सभ्यताओं में भी इसका जिक्र है। और हिस्ट्री ऑफ बैटलफील्ड हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ मेडिसिन आल्सो। जहां तक आज का मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि अब किस एक्सटेंट तक ये सामाजिक और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया है, उसके बारे में डॉक्टर पूजा कटारिया बताएंगे। अगर देखा जाए तो 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 in every 17 people have used drugs। और अभी हाल ही में 2024 में UNODC की एक कॉन्फ्रेंस में जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, विश्व रिपोर्ट, उसमें विश्व में 292 मिलियन पीपल आर यूजिंग ड्रग्स। और इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो हैं अल्कोहल, उसके बाद चरस, गांजा या चिट्टा के नाम से जिसे हम जानते हैं, इस तरीके के ड्रग्स को अब्यूज करते हैं। अगर इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 14% अल्कोहल यूजर्स हैं, 3.5% कैनबिस अब्यूजर्स हैं और 3% के आसपास ओपियोइड अब्यूजर्स हैं। और स्टेट्स जहां पे ये सबसे ज्यादा देखा जाता है हिंदुस्तान में, वो है आपके छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के साथ लगते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, कैथल, ये एरियाज हैं जहां पर ये इसका ड्रग अब्यूज का रेट जो है वो बढ़ता हुआ देखा गया है। पिछले 10 सालों में 20% ड्रग अब्यूज के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। ये तो बड़ी भयावह पिक्चर है, यानी मंजर खौफनाक है। जी सर। डॉक्टर बिश्नोई जी सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू अप्रोच ए केस ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर द मेडिसिन, यानी क्या क्या तो ड्रग्स हैं जिनका कॉमन इस्तेमाल है। वैसे बताया है डॉक्टर कटारिया ने, मगर कॉमनली यूज ड्रग, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं ये तो उड़ता पंजाब का पड़ोस है। जी सर। तो व्हाट टाइप ऑफ केसेस आप फेस करते हैं? सर, अगर हम लोग ड्रग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हमारे यहाँ ड्रग यूज हो रही हैं वो उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो कि लीगल सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज हो रहा है और जिनकी एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा यूज एक आदत बन जाती है, इनमें हम लोग अल्कोहल को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल को सरकार ने लीगलाइज भी किया हुआ है और इसके ठेके खुले हुए हैं और सरकारी
सिस्टम से उसे बेचा जा रहा है। ठेके ठेके नहीं, फौज में तो ये फ्री सप्लाई है। जी सर। और ऐसी सिचुएशन यानी उधर ठेके खुले हुए, जी सर, उधर फ्री सप्लाई है। और फिर भी इसे इस सिचुएशन से डील कैसे किया जाए, वो तो शर्मा जी, विपिन शर्मा जी हमें बताएंगे। कुछ स्टेट्स में सर भांग के ठेके भी खुले हुए हैं जहाँ पे भांग की सप्लाई होती है। राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भांग भी सरकारी रूप से सप्लाई होती है। भांग का तो हमारे से रिलीजियस नाता भी है। जी सर, कि ये संत महात्मा भी पीते रहे हैं। संत महात्मा पीते रहे। अभी कुंभ चला हुआ है। हाँ जी। तो मैं ये पूछूंगा कि व्हाट इज योर अप्रोच टू दी ड्रग एडिक्ट्स, मीन्स जो हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट में किस तरह के केसेस आते हैं? सर अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा हानिकारक, वैसे तो अल्कोहल के हमारे पास सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं, लेकिन अल्कोहल छोड़ना आसान है और उसके इफ़ेक्ट्स इंडिविजुअल या एक पर्सन पे ही पड़ते हैं, टोटल फैमिली पे उसका असर कम पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा हानिकारक मुद्दा बन गया है वो चिट्टे के नशे का बन गया है। चिट्टा एक का केमिकल नेम डाईएसिटाइल मॉर्फिन होता है, उसमें कुछ एडल्ट्रेंट्स मिलाए जाते हैं और अफीम का ही एक प्रत्यारूप है। चिट्टे का इवन एक बार प्रयोग भी एक इंसान को उसकी आदत डालने के लिए काफी होता है। ये मेडिकल प्रोफेशन में तो खासकर सर्जरी में हम ओपियाइड्स का यूज करते हैं। जी सर। फौज में तो हम पहले ट्यूबोनिक मार्फिया यानी रेडीमेड मॉर्फिन इंजेक्शन देते थे जी, फाइटिंग सोल्जर्स को, जो अब डिसकंटिन्यू हुआ है। इसी तरह इजी अवेलेबिलिटी है, मगर कमर्शियल स्केल पे इसकी स्मगलिंग हो रही है। सर हर साल अगर हम स्मगलिंग का भी डेटा देखें तो अभी हम लोग कुछ महीनों से न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि आज इतनी टन गुजरात में पकड़ी गई है, चिट्टे की खेप पकड़ी गई है, हेरोइन की खेप पकड़ी गई है, इवन एयरपोर्ट से भी उसकी स्मगलिंग हो रही है। और सबसे ज़्यादा चिट्टे की समस्या का कारण है उसकी जो पैडलिंग है, पैडलिंग का एक सिस्टम बन चुका है। ऊपर से नीचे तक हम लोग एक गली में जाते हैं, वहां भी हमें दिख जाएगा कि बच्चे तक चिट्टा बेच रहे हैं या फिर फीमेल चिट्टा बेच रही हैं। आप एक दफा जिक्र कर रहे थे डॉक्टर कटारिया कि स्कूल एंड कॉलेजेस के सामने जी सर, किसी भी फॉर्म में ये लोग खड़े हो जाते हैं जी बच्चों को सर। एडिक्ट करने के लिए। जी सर, ये सर एक न्यूज में ही मैंने पढ़ा था जहाँ पे ये पेडलर बनाने का और कंज्यूमर बनाने का बहुत ही आसान तरीका ये यूज करते हैं। स्कूल के बाहर से खड़े रहते हैं एंड वो टॉफी के ऊपर उसको चिट्टे को लपेट के बच्चे को दे देते हैं। तो एक बारी बच्चा कंज्यूम करता है तो वो एक तो अडिक्ट हो जाता है एंड सेकेंडली वो पेडलर बनने के लिए भी रेडी होता है उसके बाद में, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है उसको मिलेगा तब जब वो आगे सप्लाई करेगा। What are its harmful effects बॉडी पे और दिमाग पे, यानी कि जिस्म पे और दिमाग पे? क्या जी सर, अगर हम चिट्टे की बात करें या फिर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज की बात करें तो वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से तो हार्म करता ही है, साथ में सेल्यूलर लेवल पर शरीर में छोटे छोटे लेवल पर वो असर डालता है। कोई भी नशा जब किया जाता है तो उससे दिमाग में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो कि एक सुख अनुभूति देते हैं, प्लेजर सेंटर्स को हमारे दिमाग के एक्टिवेट करते हैं। एक बार उसके प्रयोग से इंसान बार बार सोचता है कि नहीं मैं इसका प्रयोग दोबारा करूं, जिसको हम ड्रग सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं। धीरे धीरे यह ड्रग सीकिंग बिहेवियर मानसिक संरचना में बदलाव लाने लग जाता है तो वो इंसान की एक आदत बन जाता है। शारीरिक रूप से भी उसमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ने लग जाता है, डर कम होने लग जाता है। ऐसे सेंटर्स जो हमारे शरीर को कोई भी रिस्क उठाने से, शुरू में फौज में जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जी सर, वो यही था कि इंडिफरेंस टू डेंजर हो जाता है। जी सर, यानी डर नहीं लगता, तो घोड़ों को भी पिलाने लगे रम, बिल्कुल, और सोल्जर्स को जी। ओपियम पुरानी इस्तेमाल की जाती थी रजवाड़ों में और एक स्टेटस सिंबल भी था, मगर स्टेटस सिंबल हुआ फीलिंग ऑफ वेलबींग की वजह से। अब हम बात कर रहे थे कि फिजिकली और मेंटली इसका असर, बद असर में जैसे अल्कोहल है वो तो आपके दिमाग को
और साथ में लीवर को डैमेज करता है, जी एसिडिटी भी क्रिएट करता है। जी और अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम इज नॉट ओनली डिपेंडेंस, इट इज ड्रेनिंग आल्सो, कि उस पर पैसे भी लगते हैं और घर की इकॉनमी भी ड्रेन हो जाती है। ये बड़ी अजीब बात है कि फौज में लिकर सप्लाई होता है फ्री, मगर लिकर डिपेंडेंस यानी जिसको अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम हो जाए उसको फौज से निकाल देते हैं, बोर्ड आउट कर देते हैं। मगर एक खास बात ये है कि फ्री सप्लाई के बावजूद भी हेल्दी कैसे रहते हैं, उसका कारण ये है कि फौज में रिगरस एक्सरसाइज जो होती है उससे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, पसीने से निकल गया या यूरिन से निकल गया या सांस से निकल गया, यानी एक्सरसाइज इज ए वेरी बिग डिटॉक्सिकेंट। और फिर सजा भी है, यानी ड्रिंकिंग इज नो क्राइम बट गेटिंग ड्रंक इज क्राइम। तो उससे डेटरेंट पनिशमेंट मिल जाती है, एग्जेम्पलरी एंड डेटरेंट पनिशमेंट। इसी तरह बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि शराब के ठेके खुले। वैसे तो कई कंट्रीज हैं, कई स्टेट्स हैं जो ड्राई स्टेट्स हैं, गुजरात भी ड्राई स्टेट है, मगर ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस से कैसे निपटा जाए और इसे कैसे बचा जाए वो तो डॉक्टर शर्मा बात करेंगे, मगर मैं आपसे पूछूंगा कि अल्कोहल तो हम डिस्कस कर चुके, हाउ ओपियम अटैक्स योर सिस्टम्स। सर जैसे कि हमने अभी भी बात करी थी कि हमारे शरीर के कुछ प्लेजर सेंटर्स होते हैं जिनको दिमाग में वो स्टिमुलेट करता है, तो इंडिविजुअल बार बार उस दवा को या उस नशे को लेने के लिए बार बार प्रेरित होता है। दूसरा, अगर हम चिट्टे की बात करें तो चिट्टे का सबसे ज्यादा कॉमन यूज या तो इनहेलेंट से होता है, स्नोटिंग करते हैं लोग, पन्नी पे रखकर नीचे आग लगाकर स्नोटिंग करते हैं जिससे फेफड़ों में नुकसान होता है और इंडिविजुअल की किडनीज को भी नुकसान होता है। दूसरे जो इंडिविजुअल सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, जो कि चिट्टे भी ही इंजेक्ट करते हैं, उससे तो HIV और जो हमारे जिस इस एरिया में काला पीलिया या HCV वायरस जो रिएक्टिव है, ये भी काला पीलिया का भी मेन कारण ड्रग इंजेक्शन है। हाँ, ये बड़ी वैलिड पॉइंट आपने बताया। इसका सर तीसरा सबसे हानिकारक रूप है जिसका पूरा रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता है, सडन डेथ होती है चिट्टे के पेशेंट्स में जो कि ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, क्योंकि वो पेडलिंग से चिट्टा लेते हैं जिसमें कई बार एडल्ट्रेंट्स होते हैं या फिर हानिकारक सब्सटेंस मिलाए होते हैं। जैसे ही वो इंजेक्ट करते हैं अपने शरीर में उसी टाइम ही रिएक्शन होकर उनकी सडन डेथ हो जाती है। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे बात करूंगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज बाय एडिक्ट्स और इवन सेल्फ हार्म यानी सुसाइड तक कर जाते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज तो ठीक है, और वो ना मिलने पर आदमी चोरी कर लेता है। यानी मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरा फिजिकल फिटनेस में काफ़ी विश्वास है, तो मैं जब मेंबर पार्लियामेंट था तो मैंने बहुत से गांव में जिम डिस्ट्रीब्यूट किए पंचायत जी। तो बड़ा दुखदाई बात ये हुई कि मैंने जब जाके पूछा क्या जिम का इस्तेमाल हो रहा है, तो कुछ पंचायतों ने बताया जी वो तो ड्रग एडिक्ट्स यानी नशेड़ी उसके बाट भी उठा के बेचे, यानी लोहा उठा के बेच दिया नशेड़ियों ने चोरी करके से। और जब नशे की जरूरत होती है तो उनको कहीं भी कुछ खेत में जहाँ भी मिले, ऐसा भी मैंने एक एग्जाम्पल सुना कि नशेड़ियों को पुलिस पकड़ के ले गई और उन्होंने रात में पुलिस लाइन के पंखे ही उतार के बेच दिए। यानी यहाँ तक, ये तो है चोरी की बात जी। ड्रग डिपेंडेंस में सोशल प्रॉब्लम होगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। एक एक्सीडेंट्स यानी ड्रंकन ड्राइविंग और चिट्टे पे लोग ड्राइव करते हैं, उसमें मेन चीज क्या है कि जजमेंट एरेटिक हो जाता है। थकान तो नहीं होती मगर जजमेंट एरेटिक होने से एक्सीडेंट कर देते हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं, जैसे रोज रोड पे एक्सीडेंट होते हैं।
रिस्क और रोड पे ये ढाबे भी खुले हुए हैं जो चिट्टा सप्लाई करते हैं, बट ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गई है। हेल्थ हैजर्ड्स तो है ही है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बन गई है। नशे में लोग मर्डर भी कर रहे हैं। इसी तरह से ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हेल्थ हैजर्ड, सोशल प्रॉब्लम और परिवार के लिए खुद वो प्रॉब्लम तो है, परिवार को भी प्रॉब्लम में डाल देता है नशेड़ी। और हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इसी तरह स्पोर्ट्समैन डेफेंटिन का इस्तेमाल करते हैं, स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोकेन का इस्तेमाल करते थे, परफॉर्मेंस एनहांसर्स, फिर उनकी एडिक्शन हो जाती है, डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कई रेसलर्स हुए देखे हम। तो डॉक्टर विपिन, ये तो हुए इसके नुकसान, यानी मेडिसिन को एनहांस परफॉर्मेंस है, अल्कोहल भी हो गया, कुछ और मेडिसिन हैं जो प्रेग्नेंट, मगर बच्चा पैदा होने से लेके उसकी स्कूलिंग, उसकी अपब्रिंगिंग यानी उसकी परवरिश, उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, इस समस्या का समाधान क्या है? सर सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी माँ के पेट से नशा सीख के नहीं आता। बहुत ही क्लियर सी चीजें हैं। अभी मैडम ने डेटा बताया, मैं थोड़ा सा उसको आगे ले देता हूँ। हरियाणा का देता हूँ, उन्होंने इंडिया और वर्ल्ड का बताया था। जो 2018 का जो एम्स का जो सर्वे था उसके अंदर जो डेटा था वो ये था कि 5.9 लाख तो ओपियोइड्स के केसेस हैं जो डिपेंडेंसी के हैं, जिनको ट्रीटमेंट सीकिंग केस हैं। लगभग 6 लाख तो ओपियोइड्स के, और 3.5 लाख लोग वो हैं जो कैनबिस इंड्यूस केसेस हैं, और 1.2 लाख केसेस वो हैं जो सेडेटिव जो मेडिसिन वगैरह जिनको नशे की आदत लग गई है, और लगभग 35,000 केस वो हैं जो इनहेलेंट्स हैं जो लेते हैं, जो ये हमारी स्टेट में या देश में? मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूँ, हरियाणा। और 55,000 लोग हैं जो इंजेक्टिंग यूजर्स हैं, जो इंजेक्शन के थ्रू नशा करते हैं। सही, ये कि हमें ये मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये सोसाइटल इशू है, ये इंडिविजुअल नहीं रह गया है। क्योंकि जब भी आदमी कोई नशा करता है तो वो सिर्फ नशा नहीं कर रहा है, और नशे के साथ में वो क्राइम भी कर रहा है, वो अपनी फैमिली को भी खराब कर रहा है, वो सोसाइटी को भी हार्म कर रहा है, वो सब कुछ हार्म कर रहा है। जहाँ पे जिस घर में एक आदमी नशा करता है तो उस घर में चाहे 2 लोग हैं चाहे वो 10 लोग हैं, पूरे का पूरा परिवार खराब हो जाता है। तो इसको सोसाइटल इशू मान के जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इसके ऊपर समझ पाएंगे इस प्रॉब्लम को। सर जैसे बचपन की हम बात करते हैं कि मैं खुद एक रिकवरी एडिक्ट हूँ, मुझे 21 साल हो गए थोड़े हुए, तब से इसी फील्ड के अंदर ही काम कर रहा हूँ। मैंने एक बात सुनी थी लास्ट टॉक में। हाँ जी सर। कि ये जितने डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं, हाँ जी, टॉप का सेंटर एक वाले में ही बताते हैं, हाँ जी, उसके डायरेक्टर भी कभी ना कभी एडिक्ट रहे हैं। हाँ जी। तो ये कोई सोशल टैबू दैट वे नहीं होना चाहिए कि मैं ड्रग एडिक्ट था। हाँ जी। जब आपने छोड़ दिया और काबू आ गया तो आप दूसरों को बेहतर तरीके से गाइड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि इस कुएं से कैसे निकलना। बिल्कुल बिल्कुल सर। They are the perfect examples for preventive awareness. जब एक लाइव एग्जांपल मिलता है, वैसे सोशली एम्बेसडर बोलने लगे हैं जी, और जैसे टीवी मित्रा होता है, ऐसे हम इस तरीके के मित्रा भी तो बना सकते हैं स्कूल्स में या सोसाइटी में। और वैसे जो लैंग्वेज है हमारी सर, उसके अंदर इनको एक्स एडिक्ट और रिकवरिंग एडिक्ट बोला जाता है। एक्स एडिक्ट्स एंड रिकवरिंग एडिक्ट। रिकवरिंग एडिक्ट, हाँ, क्योंकि रेकरेंस होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, उनको रिकवर्ड की बजाय रिकवरिंग रिकवरिंग बोला जाता है सर। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि बचा कैसे जाए, आपने कहा परिवार। हाँ जी, सबसे पहले तो संस्कार, माँ बाप और भाई बहन बड़े जो हैं उनका संस्कार आना बहुत जरूरी है। पहले हमारे इलाके में आर्य समाज का काफी बड़ा प्रभाव था, गुरुकुल थे, कन्या गुरुकुल थे। तो आर्य समाज इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत ही कारगर था। अब उसका प्रभाव कम हो गया। स्वामी दयानंद की तो मृत्यु हुए बहुत साल हो गए, मगर अब मॉडर्न साइंस ने इन्वेजन, सोशल इन्वेजन की वजह से गुरुकुलों का प्रभाव कम हो गया। इसी तरह अमृतधारी जो सिख होते हैं वो भी नशे का खिलाफ है, नशे के खिलाफ है। कोई भी धर्म
नशे को एडवोकेट नहीं करता। एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि तालिबान ने अफीम की खेती पे अफगानिस्तान में काबू कर लिया है, यानी उसको रोक दिया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको तो गोल्डन ट्रायंगल बोलते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से नशा की सप्लाई होता था। अब टू दिस एक्सटेंट के पाकिस्तान में तो स्मगलिंग, नशे की स्मगलिंग एक बहुत बड़ा पेशा था, जिसमें सीनियर फौजी अफसरान तक इन्वॉल्व बताए थे। तो अब इसको रोक दिया गया है, ये एक सराहनीय कदम है। मैं तो कहूँगा अफीम की खेती को रोक दिया। ये मैंने सुना कि म्यांमार में ये ज्यादा बढ़ गई जी, हिंदुस्तान में भी अफीम की खेती होती है। अब बात कर रहे थे परिवार की, परिवार रोक के उसके बाद पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होती है स्कूल गोइंग एज तक ही। फिर बड़ा रोल है टीचर्स स्कूल का और पीयर्स। हाँ जी, पीयर प्रेशर्स में पीना शुरू कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटली शुरू करते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए शुरू करते हैं, सोशल स्टेटस के लिए शुरू करते हैं, फ्री सप्लाई की वजह से। जैसे मैंने कहा फौज में फ्री सप्लाई है, ठेके खुले हुए। तो इस तरह से संस्कार बिल्ड किए जाएं, प्रिवेंशन लगाई जाए स्कूलों में, और रोल मॉडल अध्यापक, रोल मॉडल पेरेंट्स, तब जाके इस समस्या पे काबू पाया जाएगा। फिर मैंने कहा कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, यानी स्मगलर्स पकड़े जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। इसी तरह एक बड़ा डिबेटेबल इशू है, क्या नशेड़ी को सजा दी जाए या नहीं। डॉक्टर शर्मा, आपका क्या सर? अभी जैसे जो परिवार की बातें कर रहे थे, इससे मुझे कुछ ध्यान आ गया, मैं बताना चाहूँगा। बच्चा, जैसे मैंने लास्ट शब्द बोला था कि वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो किसी भी रीजन से उसका स्टार्ट हुआ है नशा करना। सबसे पहले 2-3 जगह जरूर पता चलता है। एक तो उसकी मदर को पता लगता है, क्योंकि सिर्फ नशा करना एक ये नहीं है कि उसने कर लिया, उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं। उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, वो उसका अपने आप ही कहीं पर खोने लग जाएगा, रात को लेट घर आने लग जाएगा, स्कूल में भी इंडिफरेंट टू स्कूल में टीचर्स को पता चल जाता है। हाँ। तो सर हमारे समाज में क्या होता है कि मदर को पता चल जाता है, लेकिन वो फादर तक कम्युनिकेट होने में कई साल लग जाते हैं। मदर को पता लग रहा है कि मेरा बच्चा रात को लेट घर आने लग गया है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लग गया है, घर से गायब होने लग गया है। वो बोल के जाता है, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो वो कह रहा है मैं यहीं तक जा रहा हूँ। आता है तो जी कहाँ, 2 घंटे बाद आया, यहीं पे ही था। तो गोलमोल सी चीजों में लग जाती है। मदर को क्लियर पता होता है, लेकिन वो फादर तक कम्युनिकेट तब करती है जब वो बिल्कुल प्योर एडिक्ट बन चुका है। अगर उसको समय रहते वो उसको कम्युनिकेट करते, प्रॉपर उसका सोल्यूशन होता, तो वो समय रहते उसको बचाया जा सकता है। लेकिन वो कम्युनिकेट तब करते हैं जब वो खत्म हो गया है कि आमतौर से फादर पहले एडिक्ट होते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। चिट्टे हाँ, मतलब अगर अल्कोहल की भी है, पी ले बेटा पी ले, ये तो है सर। देखिए हाँ, ये पर्सनैलिटी डिफेक्ट है। 2 भाई हैं, साथ में पी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो 10 दोस्त हैं, उसमें से एक ही आदमी एडिक्ट बनता है, बाकी 9 नहीं बनते हैं। ठीक है, ये पर्सनैलिटी डिफेक्ट है, इसको प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी है, वो किसी ना किसी पर्सनैलिटी। आई एग्री विद इट। स्कूल जैसे लॉ एनफोर्सिंग एजेंट, सर स्कूल के अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू है। वो ये है कि टीचर को पता चल जाता है कि ये बच्चा डाइवर्ट हो चुका है, वो पढ़ नहीं रहा है, उसके नंबर्स कम आ रहे हैं, सबसे पीछे बैठता है, वो किसी न किसी नशे के अंदर है। तो हमारे स्कूल में सब क्या है कि जाने में टीचर्स क्या करते हैं, उस बच्चे को जो सबके बीच में करना चाहिए उसको आइसोलेट कर देते हैं। इस बच्चे का कोई नहीं बैठेगा, आइसोलेशन एंड इंसल्ट, फिर वो बच्चा स्कूल भी छोड़ जाता है। सर जब आप उनको सबसे अलग कर दोगे कि ये बच्चा इसके साथ कोई नहीं बैठेगा, ठीक है, या ये आदमी नशा कर रहा है, उसको इतना ज्यादा स्टिग्मा उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, तो फिर वो सबसे कट ऑफ हो जाएगा, फिर अपने जैसे आदमी को ढूंढेगा जो उसके तरीके का है। तो वो इस धीरे धीरे उस तरीके से उसकी एडिक्शन बढ़ती चली जाती है। हम जाने अनजाने में, हमारा चर्चा पड़ोस है, पड़ोस के अंदर कोई आदमी नशा कर रहा है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो ठीक कैसे हो, हम अपने बच्चे से ये कहेंगे कि उसके पास उससे दूर रहो। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी खुद उसको इनडायरेक्टली एनकरेज कर रही है कि एडिक्शन के अंदर बढ़ने के लिए। और इसको जब तक हम सोसाइटल इशू नहीं मानेंगे, ये सोसाइटी जो कल दूसरे घर पे हमारे इशू क्या है। पूछना चाहूंगा कि स्कूल में, परिवार में प्रिवेंशन हो गया, हाँ जी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, डॉक्टर बिश्नोई ने जैसे बताया। अब एडिक्ट को डी एडिक्ट आप कैसे करते हैं? सर आपने बताया कि वो डी एडिक्शन जैसे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, लेकिन हमारे इंडिया में सर कुछ भी, मैं एक आज से कई साल पहले चल रहा था इंटरव्यू, तो एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट थे इधर के, बताया कि मैंने इतने 1000 लोगों का नशा छुड़वा दिया। तो मैंने इंटरव्यू में पूछा, सर सही में छुड़वा दिया?
ट्रीटमेंट होना नशा छुड़ाना नहीं है। हमारे को समझना पड़ेगा इस बात को कि पहले उसकी फिजिकल डिपेंडेंसी पे काम करना है, फिर उसकी साइकोसोशल डिपेंडेंसी पे काम करना है, फिर उसके फैमिली रिहैबिलिटेशन पे काम करना है, फिर उसके सोशल रिहैबिलिटेशन पे काम करना है, तो जाके होल पर्सन रिकवरी टर्म है जो बनती है। ठीक है, सिर्फ ट्रीटमेंट देना ही काफी नहीं है। जब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी हमारे पास है और वो भी बहुत कम है। एक जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली पूरे इंडिया के अंदर जितने भी जो लोग नशा करते हैं उनमें से सिर्फ 25% लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाता है, सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों को। और उन 25% में से भी सिर्फ 14% ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। बाकी वो जो है दूसरे रिहैब्स और प्राइवेट जो वहां पे जाते हैं, वो गवर्नमेंट और ये हॉस्पिटलाइजेशन जाना वो पसंद नहीं करते हैं। तो रिहैबिलिटेशन की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। एडिक्शन सेंटर और प्राइवेट रिहैब में थोड़ा सा डिवोशन ज्यादा है। हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैंने देखा है कि वहाँ एक बात है कि गवर्नमेंट की नौकरी में एक ऐसी भी टेंडेंसी लोगों की रही है कि ये तो बस पेंशन ले रहे हैं, तो इस तरह से लोग प्राइवेट में जाते हैं। एक तो अफोर्डिंग टाइप चले जाएंगे प्राइवेट में, एक प्राइवेट की एफिशिएंसी मस्ट बी बेटर। तो सेंस ऑफ ड्यूटी होना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट सर्वेंट में भी, फौज में तो ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी डिसिप्लिन है, मगर गवर्नमेंट सर्वेंट में भी मैं ये नहीं कहता नहीं है, मगर इसको और कारगर तरीके से एनफोर्स करना पड़ेगा सेंस ऑफ ड्यूटी। उसमें हम बात कर रहे थे कि डी एडिक्शन सेंटर्स की, अपने हिसार जिले में डी एडिक्शन सेंटर्स कितने हैं? सर 4 एडिक्शन सेंटर्स है यहाँ लाइसेंस एडिक्शन सेंटर और पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 155 के आसपास है। 155। उनकी इफेक्टिविटी जैसे आप कह रहे थे कि सर वर्ल्ड वाइड जो सर शुरुआत में 0.1% मुझे लगता है कि लोग जो ट्रीटमेंट में जाते हैं 0.1% लोग हैं जो रिकवर कर पाते हैं। और उसके भी रीजन वो होते हैं कि जो ट्रीटमेंट के बाद में या तो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में नार्कोटिक्स अनोनिमस, अल्कोहलिक अनोनिमस, या उनके जब तक उनका कोई फॉलो प्रोग्राम नहीं होगा, आफ्टर केयर कोई प्रोग्राम उनको नहीं मिलेगा, वो 100% रिलैप्स करेंगे ही करेंगे। और रिहैबिलिटेशन के हमारे पास पूरे हरियाणा के अंदर एक भी रिहैबिलिटेशन नहीं है गवर्नमेंट फैसिलिटीज में। सर एक चिंताजनक विषय, बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है सर, क्योंकि नशा फैलते जा रहा है और रिहैबिलिटेशन सेंटर सर ट्रीटमेंट तो एक ऐसा पार्ट है कि वो कहीं पे भी जाके ले सकता है अगर उसको होगी ना, लेकिन रिहैबिलिटेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। रेकरेंस रोकने के लिए हाँ जी, थोड़ा सा दिक्कत है। जो तो ये इस मुद्दे पे मैं काफी एम्फेसाइज करूंगा, तवज्जो श्रोताओं की दिलाऊंगा। उसमें कामयाबी के चांसेस कम होते जाते हैं, खासकर रेकरेंस को रोकने के लिए। एक दफा तो पक्का छोड़ दिया, अब तो कसमें खा के छोड़ दिया, 10 दिन के बाद देखो फिर पीता मिलेगा। तो रेकरेंस में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। वो तो बीमार है खुद, उसमें तो डिफेक्ट आ गया, उसको बजाय डिस्करेज करने के लिए उसकी मदद करो छुड़वाने। मगर मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे डायरेक्टर्स तक देखे डी एडिक्शन सेंटर्स के, और खासकर डी एडिक्शन से जो वाबस्ता लोग हैं वो तो पहले एडिक्ट रहे हैं, ऐसे मैंने देखे हैं। आज के दिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है कि जो ओवरडोज से रिलेटेड डेथ आ रही है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उसका डेटा है वो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है नहीं, जो भी सरकारी आंकड़े बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी अपलोड नहीं होते। जो भी डेथ्स होती है, वो किसी का बच्चा डेथ हो गया और फिर उसके बाद वो ना तो वो उसका पोस्टमार्टम हुआ, ना फिर वो हॉस्पिटल में गया, वो बस उन्होंने उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो बात खत्म हो जाती है। पीछे जब एक डेटा पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवरडोज से कितनी डेथ हुई है, तो सिर्फ 6 लोगों का डेटा उन्होंने बताया था कि 6 लोग हरियाणा के अंदर एक्सपायर हुए हैं। तब मैंने ये क्वेश्चन उस वक्त किया था कि उस वक्त 30 से ज्यादा तो हिसार के अंदर डेथ हुई थी, और हमारे पास लगभग 1 महीने तक का लगातार वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी जिसमें ये मेंशन था कि ओवरडोज से डेथ हुई। अब इसमें एक चीज और भी ये भी समझने की कि ओवरडोज से वो डेथ होती कैसे है। अब वो कोई जो लोग जो नशा कर रहा है वो कोई बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि उसकी डेली की डोज कितनी है। आप अल्कोहल पीते हैं तो उसमें ये मेंशन है कि अगर आप कोई भी फलाना अल्कोहल एक बोतल ले रहे हैं तो उसके अंदर इतने परसेंट अल्कोहल है। वो इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो गई है, जो भी चिट्टा आ रहा है खासतौर से जो इंजेक्ट किया जाता है, वो उसको ये नहीं पता आज उसके अंदर उसकी जो टॉलरेंस है उसकी एक फिक्स है कि मान लो वो 2 ml उसका लेता है, और उसके अंदर जो नशा वो आ रहा है उसकी उसकी बॉडी का भी पता है। वो बेवकूफ नहीं है, वो रोज वो नशा कर रहा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा अडल्ट्रेशन आ गई है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो उसको पता नहीं होती। आज वो जो 100 रुपए का नशा कर रहा था उसके अंदर कभी मात्रा उसकी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वो नशा जब वो इंजेक्ट करता है ना, तो उसका इंजेक्शन लगा ही रह जाता है। वो इंजेक्शन उसने वो प्रेस किया और फिर वो खत्म। बहुत सारे केसेस में जो न्यूज़पेपर के अंदर भी कटिंग्स आई हैं, इसके पूरे प्रमाण हैं
कि वो आदमी जब वो पाया गया, मृत पाया गया, तो उसके हाथ में इंजेक्शन वो लगा हुआ था ऐसा कैसा ही। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसको सरकार को समझने की जरूरत है कि जो इलीगल पेडलिंग। कहने का मतलब ये है कि ये भी डॉक्टर बिश्नोई सडन डेथ का एक लीडिंग काज हो गया है यंग पीपल में, कि नशेड़ियों की सडन डेथ हो सकती है, यानी अचानक मरा मिला। जैसे डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि इंजेक्शन नीडल लगी हुई है हाथ उस पे और बंदा मर गया। तो ये सोसाइटी को एक फोरवार्निंग है कि आपका बच्चा हु इज टेकिंग टू एडिक्शन में लैंड अप इनटू सडन डेथ, इससे सावधान रहने की जरूरत। इंजेक्शन लगाने वाले को ये नहीं पता होता कि उसका कौन सा इंजेक्शन आखिरी होगा, वो लास्ट लगा कर लगा ही रह जाएगा। सर हमने सुना है कि वो दादा लक्ष्मीचंद हरियाणा के सबसे बड़े सूर्य कवि हुए हैं। हाँ। तो बहुत बड़ा नाम था, वो भी पीके ही गाते बहुत टैलेंटेड थे और बड़ी ज्ञान की बातें करते थे। और लोग तो यूँ कहते हैं उनका ज्ञान शराब पी के उजागर होता था, मगर इसका फ्लिप साइड ये है कि उनकी लीवर डैमेज होने की वजह से 42 साल की उम्र में मौत हो गई। अगर इतना ज्ञानी आदमी, लक्ष्मीचंद जैसे ज्ञानी आदमी अगर 90 साल तक जिंदा रहते तो वो बात और ही होती। इसलिए हम उनके एग्जाम्पल, पीने वाले एग्जाम्पल को कोई आदर्श नहीं मानते। दादा की बातें तो आदर्श हैं, ज्ञान की बातें कह गए। खुद अनपढ़ थे मगर वेदों का अध्ययन करा के वो सांग बनाते थे, रागनियाँ बनाते थे। मगर 42 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। ये बड़ी चिंता का विषय है। यानी उन्होंने कहा था नाक में दम आ गया भाई, मरते मरते आ लिए। और इतनी कह के लक्ष्मीचंद ने लंबे पैर पसार दिए। वो लंबे पैर दारू ने पसार दिए थे उनके। तो इसमें समाज, परिवार, पुलिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलके ही इस समस्या से डील कर सकते हैं। और हम पेसिमिस्टिक तो इसके बारे में नहीं होंगे, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा रोल है। तस्करी रोकना तो पुलिस का, बॉर्डर से उसको रोकना बीएसएफ का, कोस्ट गार्ड्स, नेवी, फौज, यानी पूरे जनमानस का ही रोल है। और जैसा कि वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, कम्युनिकेशन के साधन इतने फास्ट हो गए, अब तो ड्रोन से नशा गिरा देते हैं लोग, जेलों में पहुंच जाते हैं बॉल डाल के। हाँ, जेलों में ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हालात में पूरे समाज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी इस समस्या को रोका जा सकता है, इसका समाधान पाया जा सकता है और ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। नॉट टू लिव ऑन ए पेसिमिस्टिक नोट, हम पूरे समाज को आह्वान देते हैं कि आप सब ज्वाइन करें, समस्या को स्टडी करें, डी एडिक्शन सेंटर्स की मदद लें, इसको रोकें, इसको ट्रीट करवाएं और लोगों को रिहेबिलिटेट करें जो नशेड़ी है।